साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की हमारी इस क्लास में आज का अपना कौन सा टॉपिक रहेगा? राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं एवं पुरास्थलों के बारे में। यानी सभ्यता और पुरास्थलों से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक एक प्रश्न को आपको व्याख्या सहित बताने का काम करूंगा। तो साथियों, यहाँ पर आपको व्याख्या देख रहे होगी प्रश्न के साथ ही इस व्याख्या को आप बहुत अच्छी तरह ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न या तो यहाँ से रिपीट हो जाएंगे या फिर कोई भी प्रश्न आएगा तो आपके किसी भी एग्जाम में यहाँ से व्याख्या से संबंधित जो भी प्रश्न होगा व्याख्या से आपको मिल जाएगा। तो साथियों, बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले थे? तो कहाँ पर मिले थे? बैराट विराटनगर में। अब आपको ध्यान रखना है कि यह बैराट विराटनगर था, यह राजस्थान में मत्स्य जनपद की प्राचीन राजधानी के नाम से प्रसिद्ध था। और बैराट के निकट से हमें क्या मिलता है? अशोक का भ्राभु अभिलेख, जो कि अशोक के बौद्ध मतानुयायी होने की चर्चा की गई है। किसमें? बैराट अभिलेख में। अब बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न को लेकर। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि ऐतिहासिक स्थल जवालीपुर की आधुनिक पहचान है। तो जवालीपुर को किस नाम से जाना जाता है? जालौर के नाम से। तो यहाँ पर आपको व्याख्या दी गई है, इस व्याख्या को आप बिल्कुल आप पढ़ने का काम करें। मैं तो आपको प्रश्न ही प्रश्न बताऊंगा, लेकिन आपको स्क्रीन पर व्याख्या देखने को मिलेगी। इस व्याख्या को बहुत अच्छे से आप देख लेना। बात करते नेक्स्ट तीसरे प्रश्न को लेकर। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागौर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और बागौर सभ्यता कौन से जिले से संबंधित है? तो आपको आंसर देना है भीलवाड़ा से। और इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? बीएन मिश्र के द्वारा। और इसी बागौर से हमें कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और बागौर के साथ ही तिलवाड़ा कौन से काल से संबंधित है? यह मध्य पाषाणकालीन स्थल है। बात करते नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि बागौर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो मैं आपको बता चुका हूँ बागौर सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बागौर से। कहाँ से प्राप्त हुए? जैसा कि मैंने आपको बताया, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले राजस्थान में? बागौर से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बागौर एवं तिलवाड़ा नामक मुख्यतः किस काल से संबंधित है? तो यह किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाणकालीन स्थल थे। अब बात करते नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह किस युग से संबंधित है? यानी लूनी घाटी में जो डीडवाना स्थल है तो कौन से काल से संबंधित है? तो यह मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि बागौर भी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित एक मध्य पाषाणिक स्थल है और यहाँ से पशुपालन के सब प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको यह डीडवाना और यह बागौर कौन से काल से संबंधित है? मध्य पुरापाषाण युग से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है। तो मेसोलिथिक किसे कहते हैं? मध्य पाषाण युगीन को। यानी मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक अर्थ है मध्य पाषाण युग से है। और मध्य पाषाण पुरापाषाण व नवपाषाण के मध्य संक्रमण से निर्धारित करता है। कौन सा? मेसोलिथिक। और इस काल के उपकरण कैसे होते थे? काफी छोटे, जिन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। और मध्य पाषाणकालीन स्थलों में मध्य प्रदेश का आदमगढ़ व राजस्थान का बागौर प्रमुख है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का बागौर है वो कौन से काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। वो जो मध्य प्रदेश का आदमगढ़ था यह किस काल से संबंधित था? तो यह भी मध्य पाषाणकालीन स्थल था। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सैंधवकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। और कालीबंगा का अर्थ पूछा जाए तो आपको बताना है काली चूड़ियाँ। और यह राजस्थान के कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। और कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। और इसी कालीबंगा की खोज 1951 में किसके द्वारा की गई? अबलानंद घोष के द्वारा।
और इसका उत्खनन कार्य 1959-60 में बीवी लाल व बी के थापर के द्वारा प्रारंभ किया गया। आपसे पूछा जा सकता है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको आंसर देना है कालीबंगा से, और इसी कालीबंगा से अग्नि वेदिका के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस स्थल में उत्खनन से अग्नि वेदिका के प्रमाण मिले हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं अग्नि वेदिका के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, और यही कालीबंगा से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य पाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। तो 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से। बात करते नेक्स्ट प्रश्न को लेकर जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कालीबंगा से। तो साथियों आपको पता है यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, तो यहाँ पर जो भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया उनको लिख रखा है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी परीक्षा में भी ऐसा प्रश्न रिपीट हो सकता है। बात करते हैं कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांटे में स्थित है, यानी किस जली के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। बात करते नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना है किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व को किलेबंदी के अवशेष मिले हैं, यानी किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व के किलेबंदी के अवशेष। तो आपको ध्यान रखना है कि किलेबंदी के अवशेष कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। तो आपको ध्यान रखना है कि घग्गर नदी के किनारे स्थित था कालीबंगा, और कालीबंगा में कांस्ययुगीन सभ्यता के 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षात्मक दीवारों से घिरे हुए हैं। कालीबंगा से 2 किले, दुर्ग, टीले, मोर जोते हुए खेत, अग्निकुंड व सड़क इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं। यानी कालीबंगा से जो दुर्ग टीला प्राप्त हुआ है वहां से क्या प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निकुंड से साक्ष्य तथा सड़क इत्यादि के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। बात करते नेक्स्ट प्रश्न कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। तो मैंने आपको पहले बता चुका है अमलानंद घोष के द्वारा। यानी कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई, 1951 में किसके द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा। और ये किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। और उत्खनन की बात करें तो 1959-60 में किसके द्वारा, वीवी लाल वावी के थापर के द्वारा यहाँ पर क्या उत्खनन कार्य किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ 1951 में किसके द्वारा की गई खोज, यहाँ पर सबसे पहले अमलानंद घोष के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित किया गया था। तो बीवी लाल वी के थापर, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं। तो पाकिस्तान के किस स्थान से, कोटिदीजी स्थान से। यानी कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष कालीबंगा के कोटदीजी क्षेत्र में मिलते हैं। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और पूछा गया था निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है, यह आपको ध्यान रखना है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो यह गलत दे रखा है क्योंकि आहड़वासी सभ्यता से परिचित थे। और धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है। यहाँ से काले लाल मृदबांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई थी। तो इसमें क्या है, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही दे रखा है। तो आर्य सभ्यता के बारे में आपको एक बार मैं पुनः यहाँ पर बता देता हूँ कि आर्य सभ्यता एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है जो कि कहाँ से मिली है, आर्य सभ्यता उदयपुर से। इसका समय 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य, और इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, धातु का काम इनकी अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदबांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई थी। और आर्य संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। तो साथियों यह व्याख्या आपको आर्य संस्कृति के बारे में बहुत अच्छी तरह याद रखनी होगी क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न ऐसे प्रकार के रिपीट होने का काम करते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं,
जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि आहड़ सभ्यता कहाँ से मिले, उदयपुर से। यहाँ पर राय संबंध गलत दे रखा है, कौन सा, उदयपुर से। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न किसके बारे में, आहड़ के विषय में। वो दे रखा है कौन सा कथन असत्य है, तो उसमें तीसरा कथन असत्य दे रखा है, जबकि आपको तीनों कथन चारों कथन देख रहे हैं कि आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, बिल्कुल सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, बिल्कुल सही है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टेज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, तो तीनों कथन सही दे रखे हैं। जबकि यह तीसरा कथन दे रखा है जो मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, यह गलत दे रखा है। किसके बारे में, आहड़ के बारे में। यहाँ पर मैं आपको आहड़ के बारे में एक बार और पुनः व्याख्या समझा देता हूँ कि आहड़ को प्राचीन शिलालेखों में ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी आहड़ को प्राचीन शिलालेखों में ताम्रवती नगर, मध्यकालीन शिलालेखों में आधारपुर और वर्तमान में आहड़ या आहड़ के नाम से जाना जाता है। तो आहड़ का प्राचीन नाम आपको ध्यान रखना है, ताम्रवती नगरी। और इस सभ्यता में चित्रित लाल काले मृदवांड का उपयोग होता था। और आहड़ टीले की खुदाई सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। कब की गई, 1553 में। और इसकी खुदाई में मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। इस काल के भवनों की नींव ईंटों की नहीं होती थी। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टेज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। और खुदाई में इस काल के भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आहड़ के जो भवन थे उनकी खुदाई की जाती है आहड़ से संबंधित को लेकर, तो अब भी उनके भवन के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो ताम्रवती नगरी को आपको ध्यान रखना है कि किसका प्राचीन नाम था, आहड़ का। और आहड़ कहाँ पर है, उदयपुर में। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। कब की गई, 1553 में। आपको नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, देखो मैंने कहा था कि यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको पता होगा, देखो कितने एग्जामों में पूछा गया है। ये आपको सभी एग्जामों के नाम लिख रखे हैं जिनमें पूछा गया है, और भी सारी कई एग्जाम थे इनमें पूछा गया था। यह प्रश्न पूछा गया था, किसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, आहड़ को। आहड़ एक ताम्र पाषाणिक परास्थल है, यह उदयपुर की आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। तो आहड़ के बारे में आपको ध्यान रखना है, यह किसे संबंधित है, ताम्र पाषाणिक स्थल है। और कौन से जिले में, उदयपुर में। और कौन सी नदी के किनारे, आयड़ या बेड़च के किनारे। आहड़ के अन्य नाम आपको ध्यान रखने, धौलकोट के नाम से जाना जाता है, इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। और 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल यानी RC अग्रवाल व 1961-62 में HD साकलिया के नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था। और इसे ही बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहड़ को किस नाम से जानते हैं, बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। और यह काले लाल मृदवांड का प्रमुख केंद्र था, कौन सा, आहड़। और इसे रोम सेक्रामिस आस्केटिक नामक पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। आपको ध्यान रखना है, देखो जैसे प्रश्न पूछा गया था कौन से स्थल को धौलकोट भी कहा जाता है, तो आहड़ को ही क्या कहा जाता है, धौलकोट। बात करते हैं पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष से संबंधित है, तो आहड़ किससे संबंधित है, ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। बात करते हैं गौरव कोट के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो कि अनाज रखने के मृदवांड थे, तो यह कहाँ से प्राप्त हुए, आहड़ से। कहाँ से प्राप्त हुए, आहड़ से। गौरवा कोट के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, आहड़ से। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है, तो कौन सी, आहड़। प्रश्न पूछा गया था, राम शैकास्म और स्फटिक नामक पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए, आहड़ से। कहाँ से, आहड़ से। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो कौन सा केंद्र था, आहड़। बात करते हैं बनास संस्कृति के नाम से भी किसे जाना जाता है, आहड़ संस्कृति को। और आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया, HD साकलिया के नेतृत्व में। बात करते हैं आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी, तो आपको पता है अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, लाल व काले मृदवांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो लाल व काले मृदवांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था, आहड़।
बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सी वस्तु आड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। तो कौन सी वस्तु संबंधित नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा, चावल, तांबे की वस्तुएं और कृष्ण लोहित मृदवांड, इन तीनों का संबंध किससे, आड़ सभ्यता, जबकि चित्र दूसरे मृदवांड, इनका संबंध आड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपको व्याख्या देखनी है, चित्र दूसरा मृदवांड लोह युगीन काल के है और यह आड़ सभ्यता की विशेषता नहीं रही। आड़ कैसा है, ताम्र पाषाणिक स्थल है और आड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी, तांबा गलाने वाली जगह है। और आड़ ताम्र पाषाण स्थल से चावल, कृष्ण लोहित मृदवांड एवं तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह कौन सा गांव था, आहड़। यानी आपसे प्रश्न इस टाइप में भी पूछा जा सकता है कि 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए जाते हैं, वह गांव कौन सा था। तो वह गांव था आहड़। आहड़ कौन से जिले में, उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे, आयड़ या विड़च नदी के किनारे। और प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी, कौन सी, ताम्रवती नगरी। और आहड़ गांव उत्तर पाषाणकालीन ताम्रयुगीन संस्कृति का द्योतक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा और पेन के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो यह सभी अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आहड़ से। यानी आहड़ से प्राप्त चीज़ों में हमें दो मुंह का चूल्हा व बहुत से प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा व पेन प्राप्त हुआ है। कहाँ की खुदाई से, आहड़ की सभ्यता की खुदाई से। यानी आहड़ की खुदाई से हमें दो मुंह वाले चूल्हे, बहुत प्रकार के बर्तन के साथ सिलवट्टा आदि प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख पर्यटन स्थल नहीं है। तो आपको पता है गिलुंड, वालाथल व ओजियाना, यह तीनों आहड़ बनास संस्कृति के प्रमुख पर्यटन स्थल है, जबकि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। तो लोथल राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है, यह हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्थल था। यह लोथल था, वह कौन सी सभ्यता संस्कृति का स्थल था, हड़प्पा का। और आहड़ सभ्यता के यानी आहड़ बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल आपको ध्यान रखने हैं, गिलुंड, ओजियाना, वालाथल व पछमता। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, कौन सा युग्म पुरास्थल संबंधित जिला सुमेलित नहीं है। तो सुनारी झुंझुनू में बिल्कुल सही है, गिलुंड राजसमंद में सही है, जोधपुरा जयपुर में सही है, जबकि ओजियाना है यह चित्तौड़ में नहीं है, जबकि ओजियाना कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा में। और कौन सी नदी के किनारे है, खारी नदी के किनारे है। और यहाँ ताम्र युगीन आहड़ संस्कृति सभ्यता का विकास हुआ। इस सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, वी.आर. मीणा तथा आलोक त्रिपाठी के द्वारा। यानी ओजियाना था, इसका उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया, वी.आर. मीणा तथा आलोक त्रिपाठी के द्वारा। बात करते हैं गिलुंड सभ्यता कौन सी नदी के, यानी प्रश्न पूछा गया था गिलुंड नदी के तट पर, किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता का स्थल स्थित है। तो गिलुंड सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताता हूँ मैं, कौन सी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर मैं आपको व्याख्या कर देता हूँ कि गिलुंड सभ्यता थी जो बनास नदी के किनारे स्थित थी और यह आहड़ संस्कृति से संबंधित है, इसे बनास संस्कृति भी कहती है। इस 1959-60 में बी.वी. लालवा के निर्देशन में यहाँ क्या होता है, उत्खनन। और यहाँ से ताम्र पाषाण युग व वाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, गिलुंड सभ्यता थे। आपको ध्यान रखना है गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं, तो ताम्र प्रस्तर युग से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान के एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो कौन सी सभ्यता स्थल में, यहाँ पर गणेश्वर में। आपको ध्यान रखना है गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में, सीकर में। और इसका उत्खनन कार्य 1977 में किसके द्वारा, रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा। और यह ताम्र युगीन स्थल है और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुई है, ताम्र नदियाँ। और यहाँ से तीर, भाला, मछली फंसाने वाला कांटा, मिट्टी के बर्तन इत्यादि मिले हैं, लेकिन ईंटों के निर्माण मकानों में नहीं मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता का विकास कातली नदी के तट पर हुआ था।
तो गणेश्वर सभ्यता सीकर में उत्खनन 1977 में रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा, और यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। और गणेश्वर सभ्यता सीकर में कौन सी नदी के किनारे थी? कांतली नदी के किनारे। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? कातली नदी के किनारे। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो आपको पता होगा ताम्र या कांस्य युग से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो कौन से स्थल पर? गणेश्वर से सर्वाधिक ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? सीकर जिले में। बात करते हैं ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ पर स्थित है? तो जाडोल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। कौन से काल से संबंधित है? ताम्र युग से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में ताम्र पाषाण संस्कृति के प्रमुख पर्यटन स्थल गणेश्वर, सीकर में आहड़, उदयपुर, गिलूंड, राजसमंद, बागोर, भीलवाड़ा, बालाथल उदयपुर में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो बालाथल सभ्यता का उत्खनन वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि बालाथल सभ्यता कौन से जिले में? उदयपुर में। और इसका उत्खनन 1993 में किसके द्वारा किया गया? वी.एन. मिश्र के द्वारा। और यहाँ से बालाथल से हमें क्या मिला है? लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अधपा के मृदवांड मिले हैं, मिट्टी से बनी सांड की मूर्तियां मिली है। ताम्र उपकरण कहाँ से मिले हैं? वालाथल से। और यहाँ से प्राप्त मकानों, मृदवांडों तथा तांबे के औजारों पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। और बालाथल के बारे में आपको प्रमुख एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ से 11 कमरों के विशाल भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 11 कमरों के भवन के यानी विशाल भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वालाथल से। और बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर में। इसका उत्खनन किसके द्वारा? 1993 में वी.एन. मिश्र के द्वारा किया गया। और लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई है? वालाथल से। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 11 कमरों वाला विशाल भवन कहाँ से प्राप्त हुआ है? 11 कमरों वाला विशाल भवन कहाँ से प्राप्त हुआ है? वालाथल से। और बालाथल कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में। प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू। बात करती है मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस युग में मिलता है? तो मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से मिलता है? ऋग्वेद में। यानी मैं आपको यहाँ पर व्याख्या बता देता हूँ, 6ठी शताब्दी से पूर्व के बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। आपको ध्यान रखना है कि जो 16 महाजनपद थे उनकी सूची हमें कहाँ से मिलती है? एक तो बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र। यह प्रश्न स्कूल व्याख्या तो 2022 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था सब्जेक्ट वाले में कि 16 महाजनपदों की सूची हमें कौन कौन से ग्रंथों से मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इन दोनों से हमें क्या है? 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। और जिसमें क्या है? मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। आपको ध्यान रखना है कि मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से वेद में किया गया है? ऋग्वेद में। और मत्स्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, जिसे हम आधुनिक समय में किस नाम से जानते हैं? बैराठ, जो कि कहाँ पर स्थित है? वर्तमान जयपुर के निकट स्थित है। अब आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट प्रश्न कि 1837 में बीजक की पहाड़ी जो कि कहाँ पर स्थित है? बैराठ में। यहाँ से अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो अशोक के शिलालेख को यहाँ से किसने खोजा था? कैप्टन वर्ट के द्वारा। आपको ध्यान रखना है कि बीजक की पहाड़ी जो बैराठ में स्थित है, यहाँ से 1837 में अशोक के शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई? कैप्टन वर्ट के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश पुरातात्विक एवं औपनिवेशिक प्रशासक थे। वे अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले व्यक्ति थे। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है जेम्स प्रिंसेप। ये शिलालेख और चट्टानों पर उत्कीर्ण कराए गए इन लेखों में अशोक की राजकीय कार्यों की सूचना प्राप्त होती है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बैराठ के पास भीमजी की डोगरी पर 2 शिलालेख यानी बैराठ शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी?
यानी किन के शिलालेख है, तो ये किसके शिलालेख है, अशोक के। यानी महाजनपद काल में 16 महाजनपदों में से एक था मत्स्य महाजनपद। मौर्य शासक अशोक के दो, एक शिलालेख विराट तथा दूसरा एक लघु शिलालेख भीमजी की डूगरी से प्राप्त हुआ है। तो यह किससे संबंधित है, दोनों अशोक के शिलालेखों से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भीमजी की डूगरी व बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, बैराट सभ्यता से। और बैराट सभ्यता कहाँ पर है, जयपुर जिले में। और यह बैराट सभ्यता थी यह कौन से काल से संबंधित है, यह लौह युगीन सभ्यता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान का वह स्थान, यानी राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर नाम से जाना जाता था तथा पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष यहाँ बिताया, आज किस नाम से जाना जाता है, तो बैराट। बैराट को पूर्व में किस नाम से जानते थे, विराटनगर के नाम से। और इसी बैराट या विराटनगर में पांडवों के द्वारा 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया गया था। यानी विराटनगर को बैराट के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष समय व्यतीत किया। और विराटनगर की स्थापना राजा विराट ने की थी। ये प्राचीन राज्य मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। कौन सा, विराटनगर या बैराट। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन में भूमिका रही थी, तो किसके में, बैराट के में। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित ने बैराट सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका निभाई थी। और बैराट कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। अब आपको नेक्स्ट प्रश्न देखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इनमें से क्या है, सही कूट का चयन कीजिए। यानी जो जो कथन सत्य दे रखे हैं उनको मुझे बताना है। विराटनगर जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता, यह जोधपुर का एक शहर था, नहीं, बिल्कुल यह एक जयपुर का स्थित था, जयपुर में, जोधपुर में नहीं, जयपुर में। और बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, तो दूसरा कथन इसमें सही दे रखा है, यानी इसका आंसर होगा केवल सेकंड। यहाँ पर एक बार पुनः आपको बता देता हूँ कि बैराट सभ्यता जयपुर जिले की शाहपुरा उपखंड में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, बाणगंगा नदी के किनारे। और यह लौह युगीन सभ्यता है। और बैराट का प्राचीन नाम विराटनगर था। और इसकी राजधानी आपको पता है, मत्स्य महाजनपद की यह राजधानी थी। और यहाँ पर 1837 में कैप्टन वर्ट के द्वारा मौर्य सम्राट अशोक के ब्राभू शिलालेख की खोज की गई थी। और यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर तथा अशोक स्तंभ के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से, बैराट या विराटनगर से। और यह सभी अवशेष मौर्य युगीन थे। बात करते नेक्स्ट प्रश्न, किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, बैराट से। तो बैराट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि बैराट से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुआ है। यह मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। यहाँ से खंडहर नुमा भवन जो कि प्राचीन बौद्ध मठ का अवशेष है। अशोक के ब्राभू शिलालेख यहीं पर मिले हैं, कहाँ से, बैराट से। बात करते हैं बैराट प्राचीन काल में राजधानी था, तो किसकी, मत्स्य महाजनपद की। और यहाँ से बैराट से ही क्या है, इंडोगरी के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। आपको ध्यान रखना है, इंडोगरी के 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बैराट से। किस स्थल से इंडोगरी शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से, सॉरी 16 नहीं 28, मैं थोड़ा जल्दबाजी में इसको पढ़ गया। आपको ध्यान रखना है, इंडोगरी शासकों के 28 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बैराट से। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न मिलाने को लेकर प्रश्न पूछा गया है। तो बैराट से कौन संबंधित है, राम साहनी। आहार से ए की व्यास व एच डी साकलिया। कालीबंगा से ए घोष। बागौर से वी एन मिश्र। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, विरोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कोषाण जाति से किसने माना, तो यह किसके माना, कनिंगम ने। यानी कनिंगम ने विरोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कोषाण जाति से जोड़ा। तो किसके द्वारा जोड़ा गया, कनिंगम के द्वारा। विरोच गुर्जर ताम्रपत्र में गुर्जर कबीला का सप्त सैन्य भारत से लेकर गंगा कावी तक की आसियाना का वर्णन मिलता है। बात करते नेक्स्ट प्रश्न कि रंगमहल 1952 में किस पुरातत्व के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया, तो रंगमहल में किसके द्वारा उत्खनन कार्य किया गया, हन्ना रेड्डी के द्वारा। किसके द्वारा, हन्ना रेड्डी के द्वारा। रंगमहल सभ्यता कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। और सरस्वती नदी या वर्तमान घग्गर नदी के किनारे स्थित है।
और यहाँ उत्खनन कार्य डॉक्टर नारेड के निर्देशन में 1952 से 54 के मध्य में किया गया। और रंगमहल से क्या है, लाल रंग के पात्रों पर काले रंग की डिजाइन की गई है। कहाँ से प्राप्त हुए, रंगमहल से, जिस कारण इसे क्या कहा है, रंगमहल कहा गया है। और यह कुषाण कालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहाँ से कुषाण कालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो वह कौन सा है, रंगमहल। रंगमहल कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में, सरस्वती या वर्तमान घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता का केंद्र नहीं था, तो कौन सा, रंगमहल। जबकि गिलोंड, नौहर व बागौर यह ताम्र युगीन संस्कृति के केंद्र थे। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में कुषाण संस्कृति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था, तो कौन सा, योधे। आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट करने में योधे जनपद सफल रहा। इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, रुद्रदामन के लेख से मिलती है। योधे ने उत्तरी राजस्थान में योधे जनपद की स्थापना की। सिक्के पूर्वी पंजाब, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए गए। बात करते नेक्स्ट, सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें पूछा गया है, तो गणेश्वर सीकर में स्थित है, आहड़ उदयपुर में, बैराट जयपुर में, जबकि कालीबंगा चूरू में नहीं, हनुमानगढ़ में स्थित है। बात करते नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो कालीबंगा हनुमानगढ़, आहड़ उदयपुर, गणेश्वर सीकर बैराट जयपुर में स्थित है। इसी प्रकार वर्तमान नाम व प्राचीन नामों को लेकर मिलान करने को लेकर भी प्रश्न पूछा गया था। तो योधे गंगानगर, सिवी उदयपुर, स्वर्णगिरी जालौर, सूरसेन भरतपुर। बात करते नेक्स्ट प्रश्न, अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं, तो अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन कौन से हैं, तो अलवर, भरतपुर। यानी आपको ध्यान रखना है कि अर्जुनायन पंजाब तथा उत्तरी पूर्वी राजस्थान में स्थित है, एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र साम्राज्य था। इस साम्राज्य के अंतर्गत अलवर भरतपुर प्रांत आते थे और यह शुंग काल के समय में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। कौन सा, अर्जुनायन क्षेत्र। बात करते नेक्स्ट प्रश्न, किस स्थल को जाखम बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो जाखम बाबा की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, हमें नौ से। नौ कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में, और यहाँ से जाखम बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और यहाँ से विशालका यक्ष प्रतिमा भी प्राप्त हुई है तथा कुषाण सिक्कों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, नौ, और नौ कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में। आपसे प्रश्न पूछा गया था, मांड प्राचीन नाम था, तो मांड किसका प्राचीन नाम था, जैसलमेर का। तो साथियों, आज की इस क्लास में हमने बात की राजस्थान की सभ्यता एवं पुरातन स्थलों के बारे में। अगली क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंश तथा उनकी प्रशासनिक व राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों, आज की इस क्लास में इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।